8 सांसदों का सदन से निलंबन खत्म करने की मांग को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में आज भी हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ने पर यही एक्शन होगा। सांसद की प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में एलपीजी संकट को लेकर भी प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए देश भर में मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी नीति अनजाने में लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे सकती है। इससे नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम में खराब मौसम की वजह से अचानक बदलाव करना पड़ा। प्रधानमंत्री का आज कोकराझार जाने का कार्यक्रम तय था जिसे रद्द कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है। निर्वाचन आयोग 15 मार्च से पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। बंगाल की 294 सीटों पर इस बार 2 चरणों में मतदान कराए जाने की प्रबल संभावना है। आयोग का मानना है कम चरणों को उपद्रवियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे हिंसा पर लगाम लगेगी। ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी कथित तौर पर कोमा में बताए जाते हैं। ब्रिटेन की टैबलॉइड अखबार सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका एक पैर काटना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 56 वर्षीय मुस्तफा खमेनी उस एयर स्ट्राइक में बुरी तरह घायल हो गए थे जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खमेनी की मौत हो गई थी। पश्चिम एशिया में पिछले 2 हफ्तों से जारी भीषण सैन्य टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के तेल और गैस ढांचे को आग के हवाले कर देगा। इस धमकी से पैदा हुए संकट के बीच अब अमेरिका ने अचानक रुख बदलते हुए दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी मंजूरी देने का फैसला किया है। ये आदेश 11 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दुबई में आज लगातार दूसरे दिन जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई जिससे शहर की कई इमारतें हिल गई। इस दौरान मध्य दुबई के एक हिस्से में आसमान में काले धुएं का घना गुब्बारा देखा गया। चश्मदीदों के अनुसार 2 बड़े धमाके हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और तेल की बढ़ती कीमतों से निवेशकों का मनोबल लगातार गिर रहा है। इसके चलते आज सेंसेक्स 1239.99 अंक गिरकर 74,794.43 और निफ्टी 421.85 अंक गिरकर 23,217.30 अंक पर आ गया। वैश्विक तनाव का असर सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज चांदी की कीमत 2,67,970 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि सोने की कीमत 1,62,360 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेज गिरावट देखी गई। T20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऐसा बयान दिया कि जिसे कई लोग क्रिकेट की मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं। एक क्रिकेट पॉडकास्ट में वॉन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अगर सुपर 8 में वेस्ट इंडीज से हार जाता तो भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाता और भारत का अभियान वहीं खत्म हो जाता। इंग्लैंड के फ्रेंचाइजी लीग द 100 के 2026 सीजन के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान भारतीय स्वामित्व वाली सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपए में खरीदा। पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने के कारण सनराइजर्स लीड्स और फ्रेंचाइजों की सीईओ काव्या मानन का विरोध होना शुरू हो गया है। T20 विश्व कप की चैंपियन भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज भी खेल सकती है। अगले 12 महीने में व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेल सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड श्रीलंका दौरे के दौरान 3 T20 मैच खेलने का भी प्लान बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व युद्ध जैसी स्थितियों के बीच केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोपाल में एलपीजी वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। प्रशासन ने गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने और वितरण व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए उपभोक्ता अपने अधिकृत वितरक से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन के एलपीजी हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9685404087 पर भी संपर्क कर सकते हैं। भोपाल नगर निगम के दफ्तर में आज लोकायुक्त का छापा पड़ा है। लोकायुक्त की टीम ने आर्थिक अनियमितता के मामले में आईएसबीटी स्थित नगर निगम के सर्वर रूम को कब्जे में लेकर जांच की। बताया गया है कि कर्मचारियों ने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों का घोटाला किया है। लोकायुक्त की टीम ने इस मामले में सर्वर रूम से डाटा रिकवर किया।
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गिरते भूजल स्तर को देखते हुए भोपाल जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए निजी नलकूप के खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी गर्मियों में जिले में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो सकता है।